अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र हैं, जो कि मैं मानकर चल रही हूँ कि आप हैं, तो जैसे ही आप इंस्टाग्राम खोलते हैं तो एक बड़ी ट्रेंडिंग चीज़ आजकल चल रही है और वो है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, RHA जिसे कहा जाता है। और उसी आंदोलन की कई क्लिप अगर आपने देखी होगी तो एक क्लिप आपको ज़रूर नज़र आई होगी जिसमें एक व्यक्ति जो है वो चिल्ला कर अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहा है, कभी मंच पर कभी ज़मीन पर। वो वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। उन वायरल वीडियो के वायरल शख्स यानी कि आदित्य राज सिंह हमारे साथ यहाँ पर है। आदित्य, सबसे पहले तो आप बताइए कि कौन है आप? देखिए, परिचय देने के लिए तो हम बहुत परिचय दे सकते हैं, तमाम उपलब्धियां गिना सकते हैं कि प्रधानमंत्री के साथ मंच पे रह के कभी विकसित भारत एट 2047 का विजन डॉक्यूमेंट हम ही लॉन्च करा रहे थे। हम परिचय दे सकते हैं कि हम देश के सबसे युवा व्यक्तियों में से एक हैं जिसने संसद को संबोधित किया है। हम परिचय दे सकते हैं कि आज जब जरूरत पड़ी तो समाज के लिए हमने भाजपा के प्रदेश सह संयोजक के पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन ये परिचय आज के लिए कहीं से भी रेलेवेंट है नहीं। मेरे हिसाब से मेरा परिचय मात्र इतना है कि जिस रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की बात आपने कही उसको थोड़ा सा सुधार के मैं एक अलग दिशा में ले जाऊं। हम रिजर्वेशन सुधार आंदोलन के एक समर्थक हैं और शायद इससे ज़्यादा और किसी परिचय की आज जरूरत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, जो हम देख रहे हैं, कल भी तस्वीरें हमने देखी, जंतर मंतर में तमाम लोग इकट्ठे थे और रिजर्वेशन हटाने की बात हो रही थी। एक बड़ा आम सवाल और जो वाजिब सवाल है, क्यों हटाना है रिजर्वेशन? क्या हटाना नहीं है, क्या दिक्कत क्या है? कहीं से भी नहीं हटाना है, कहीं से भी नहीं हटाना है, इसको सुधारना है। सुधारना इस तरीके से है कि थोड़ा सा पहले इसमें ना हम कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट को देखते हैं। 1950 में इंडिया का संविधान बन करके लागू हो जा रहा है। उससे पहले लगभग 3 साल तक एक व्यापक चर्चा चल रही है संविधान सभा के अंदर। वो संविधान सभा जो भारत के सबसे काबिल लोगों द्वारा मिलकर के जिन्होंने संविधान बनाया, उनका पूरा विजन उसके अंदर इनहेरिट है। वो लोग आरक्षण को संविधान का हिस्सा नहीं बना रहे हैं। वो नहीं कह रहे हैं कि आप आरक्षण दीजिए जॉब में, वो नहीं कह रहे हैं कि आप एजुकेशन में आरक्षण दीजिए। उसके बाद भारत की पहली सरकार बन जाती है, पहला चुनाव हो जाता है। भारत की पहली सरकार के पहले प्रधानमंत्री को भी ऐसा लगता है कि नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो ये मेरिटोक्रेसी के साथ गलत होगा। उसी समय पे एक सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचता है जब आप एजुकेशन और जॉब्स में रिजर्वेशन दे देते हैं। तो उस केस का नाम है चंपकम दोराय राजन केस, जिस केस में सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायपालिका इस बात का जजमेंट देती है कि अगर हम आरक्षण दे रहे हैं तो वो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है, ये भारत के लोगों के मौलिक अधिकार के विरुद्ध होगा। इस बात को यहीं पर रोक दीजिए। अब 80 साल की जर्नी पूरी कर लीजिए, हम फिर आ जाते हैं आज की तारीख में। जिस देश का सुप्रीम कोर्ट और सरकारें इस बात के लिए अग्री नहीं कर रही थी कि भाई आरक्षण जैसी कोई चीज होनी चाहिए, वही उस दौर में जब फिर आता है वक्त जब वो रिकॉग्नाइज करते कि नहीं, हमको आरक्षण देना पड़ेगा, पहला संविधान संशोधन करना पड़ेगा, तो एक वर्ड इजाद होता है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाना है। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, इसमें कहीं पे भी जाति का जिक्र नहीं हो रहा है, कास्ट का जिक्र नहीं हो रहा है। आप 80 साल बाद आगे आइएगा तो वहां पे कहीं इकोनॉमी वर्ड का जिक्र नहीं किया गया था, बट आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है कि इकोनॉमिक बेसिस पे आरक्षण सही है। तो हमारा ये कहना है कि जब 80 साल की जर्नी आप पूरी कर चुके हैं तो किसको हेल्प देना है ये देखने के लिए जाति देखने की क्या जरूरत है? मतलब जिसको भी मेन स्ट्रीम तक पहुंचने का मौका आज तक नहीं मिल पाया, चूंकि 80 साल देश के आजाद हुए हो गए, अब समय आ चुका है कि जो पीछे रह गया उन सबको आगे किया जाए, भले उसकी जाति कुछ भी रही हो। नहीं, तो इस पे ये भी तो तर्क है ना कि आपके पास अगर 10 EWS कैटेगरी के लोग हैं, सबका जो सफर है वो एक जैसा नहीं रहा है। इस बात से तो कोई इनकार नहीं है ना कि समाज में आज भी जाति सिस्टम है। आपको अर्बन एरियाज में ये नज़र नहीं आता है, लेकिन अगर आप गाँव में जाएंगे, आप थोड़े इंटीरियर में जाएंगे, और मैं यूपी बिहार को बिल्कुल छोड़ भी दूँ जहाँ का अक्सर लोग एग्जाम्पल देते हैं, आप पहाड़ी क्षेत्रों में भी जाकर देखेंगे अलग तरीके से जो एक लाइन है, इनविजिबल लाइन है, वो आज भी है। तो 10 गरीबों में से जब सभी गरीब का एक तरीके का एक्सपीरियंस नहीं है, यानी कि कईयों को 10 के 10 को खाने को नहीं मिला है, पर 10 के 10 में से 9 में से, अगर 10 में 9 में से खाने के नहीं मिला है, एक को खाने को भी नहीं मिला है, एक के ऊपर खाना जूठा फेंका भी गया है, एक को एक जगह से पानी भरना भी अलाउड नहीं रहा है, तो वो भी तो एक्सपीरियंसेस अलग है ना। तो एक ही कैटेगरी में कैसे सबको काउंट कर रहे हैं? बस यहीं पे हम आपको रोकना चाहेंगे। 250 साल भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा, अंग्रेजों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया। क्या भारत के रूप में हम अंग्रेजों से कभी ये बात बोलने चले गए कि भाई 250 साल तुम हमारे गुलाम रहे, सॉरी हम आपके गुलाम रहे, अब अगले 250 साल तुमको रहना पड़ेगा, टिट फॉर टैट पॉलिसी? हम बोलने नहीं गए। अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिरा दिया, लाखों लोग मर गए, लेकिन आज JAI बनता है तो वहां जापान, अमेरिका, इंडिया साथ खड़ा मिलता है। मेरा ये कहना है कि आज से
जब देश आजाद नहीं था, जब देश में संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी, जब अराजकता ही व्यवस्था होती थी, तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके लिए आज की पीढ़ी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नहीं, पर आज दूसरी तो बात यहाँ पे हम यही बस इसी पॉइंट पे आने के लिए हम ये पूरी बात गढ़ रहे थे। संविधान लागू हो जाता है, सरकारें इस देश में बन जाती हैं, कानून बन जाता है कि ऐसा इस देश में नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी अगर ये हो रहा है तो ये गवर्नेंस के फेलियर का मामला है, और गवर्नेंस के फेलियर के मामले के लिए किसी एक लड़के के अवसरों की समानता के मौलिक अधिकार को नहीं छीन लिया जा सकता है। सेकंड पॉइंट हम इसमें ऐड ऑन कर देते हैं। मेरा ये कहना है कि अभी की व्यवस्था बिल्कुल ही सही, अगर थोड़े देर के लिए यही मान लेते हैं तो इसका एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ रखना चाहूंगा। मान लेते हैं कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि कोई दलित समुदाय का रहा होगा, उसको शैक्षणिक रूप से कोई मौका ही नहीं मिल पाया, आर्थिक रूप से कुछ नहीं मिल पाया, उसके साथ जातिगत जुर्म भी बहुत ज्यादा हो रहा है इस देश में। उसके बाद वो दोनों बच्चे आईआईटी के एग्जाम में बैठते हैं। आईआईटी के एग्जाम में एक जनरल कैटेगरी का बच्चा बैठ रहा है, जो मान लेते हैं बहुत ही आगे रहा होगा, या हो सकता है गरीब रहा होगा, कुछ भी हो सकता है, बट वो जनरल कैटेगरी का है आपके डेफिनेशन के हिसाब से। दोनों आईआईटी के एग्जाम में बैठते हैं, एक को 100 में 80 नंबर आता है, एक को 100 में 40 नंबर आता है, बट हम कहते हैं 40 वाले को इसलिए मौका दिया जाए क्योंकि इसके साथ गलत हुआ है। अब एक लड़का जनरल कैटेगरी का 80 ला करके 3rd ईयर कॉलेज में पढ़ेगा, क्योंकि उसको मौका नहीं दिया जा सकता, 40 वाला अब आईआईटी में पढ़ेगा। अब समस्या क्या थी कि दलित वाले को अच्छा एजुकेशन नहीं मिला था, अब जनरल वाले को भी अच्छा एजुकेशन नहीं मिलेगा क्योंकि वो 3rd कैटेगरी के कॉलेज में चला गया। अब जब ये दोनों पास आउट होके निकले, वहां पे जब ये जॉब के लिए एग्जाम देने के लिए फिर बैठेंगे, तो हम कहेंगे नहीं, हम फिर से दलित वाले को ही मौका देंगे, और ये लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो मुझे ये बताइए कि कौन सी ऐसी जगह होती है जहां पहुंच जाने के बाद ये कह दिया जाए कि व्यक्ति अब मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन गया है। अगर मान लेते हैं आदित्य राज सिंह को कंसिडरेशन से ही हटा दिया जाए, तो दलित समुदाय का कोई एक व्यक्ति होगा जिसको संसाधन नहीं मिल पाए, ऐसा आप दावा कर रही हैं, तो उसका कंपटीशन तो उसी लड़के के साथ हो जाएगा। कट ऑफ तो कम जा रहा है, तो फिर उसको कैसे मौका मिल पाएगा आगे आ पाने का। तो हमको क्या व्यक्तियों को आगे बढ़ाना था या कम्युनिटी को आगे बढ़ाना था? ठीक है, तो अभी जब ये इस आंदोलन की हम बात कर रहे हैं, जिसको आप सुधार आंदोलन कह रहे हैं आरएचए के बैनर में, ये बताइए कि इसमें जब आप लोगों से बात कर रहे हैं, तो ये सवर्णों के अलावा क्या आपको बाकी जो हम ओबीसी, एससी, एसटी, इनका समर्थन मिल रहा है साथ में? निश्चित रूप से सबसे ज्यादा समर्थन उन्हीं का मिल रहा है। अच्छा, सबसे ज्यादा समर्थन उन्हीं का मिल रहा है। इसका मैं आपको फ्लिप साइड दिखाता हूँ। जैसे ही ये बात शुरू हुई कि भाई हम आरक्षण हटाना चाहते हैं, तो एक बात शुरू हुआ कि जाति हटा देते हैं, आरक्षण हट जाएगा। क्योंकि यही कहा जाता है कि जब तक जातियां हैं तब तक समाज में इक्वालिटी नहीं होगी। तो जो लोग इस बात का दावा कर रहे थे कि जाति हटा देते हैं, आरक्षण हट जाएगा, उन लोगों का तर्क बार बार यही आ रहा था कि भाई मिल तो हमको भी कुछ रहा नहीं है इन रियलिटी। जहाँ पे हम राजनीतिक रूप से आरक्षण दे रहे हैं, वहाँ चंद्रशेखर रावण जीतते हैं, फिर उनके बेटे जीतते हैं, बिहार के उदाहरण में रामविलास पासवान जीतते हैं, उसी आरक्षित सीट से चिराग पासवान जीतते हैं। तो दलित समुदाय का सशक्तिकरण हो ना हो, एक परिवार का जरूर हो जाता है। तो जो संसाधन नहीं, आप ये बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पर्सन की बात कर रहे हैं। नहीं, पॉइंट टू पॉइंट पर्सन रिप्रेजेंटेशन की भी तो बात होती है ना। हाँ। मतलब माना तो यही जाता है ना कि अगर एक समाज से एक व्यक्ति चुनकर आ रहा है, आप कह लीजिए जिस तरीके से आपने रामविलास पासवान का, या पासवान समाज से आ रहा है, या मैं इससे भी हटकर कहूंगी कि आप मुस्लिम्स कैटेगरी में आ जाइए, एक पासवानदा मुसलमान अगर चुनकर आ रहा है, उसके रिप्रेजेंटेशन की वैल्यू को हम लोग काउंट करते हैं ना कि नहीं, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल कर रहे हैं। हाँ। हमने ये कहा कि आप नेता थे, हाँ। आपका काम था अपने समाज को मजबूत करना, और आप दावा कर रहे हैं कि हम ही नहीं मजबूत हो पाए। तो भाई साहब, आप नेता बने कैसे? आप अपनी कम्युनिटी को लीड कर रहे हैं, हाँ। और आप खुद ही दावा कर रहे हैं कि हम कमजोर हैं। ये कैसे हो सकता है? फर्स्ट टाइम आपको समाज ने कहा कि भाई तुम कमजोर हो, और ये वो सीट है जहां कमजोर लोगों को ही लड़ने अलाउड है, जो ज्यादा मजबूत हो यहाँ नहीं लड़ सकता। आप वहां लड़े, जैसे वेट लिफ्टिंग में होता है, एक केजीज की कैटेगरीज बनी होती है, उसमें आप जाकर के लड़े और आप जीते। लेकिन नेक्स्ट टाइम 5 साल में रिजल्ट्स दिखना चाहिए, भले ना दिखे। 10 साल में दिखना चाहिए था, भले ना दिखे। 15 साल काफी होते हैं रिजल्ट्स धीरे धीरे दिखने के लिए। 30 साल, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, 4 जनरेशन आजादी के बाद से आ गई। अगर इसके बाद भी रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो क्या हमें इस बात को रिकंसिडर भी नहीं करना चाहिए कि हम एक बार बैठ के सोचें कि कुछ तो गलत हो रहा होगा शायद, जिससे रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहा है। मैं ये बात मान लेता हूं कि हो सकता है आदित्य राज सिंह समेत इस समाज के हर व्यक्ति का जो दावा है बिल्कुल ही गलत होगा, लेकिन बिना इस बात पे चर्चा किए और बिना इस बात के ऊपर एक बार विचार किए कैसे तय किया जा सकता है कि ये गलत ही होगा? यही पॉइंट है आदित्य, क्योंकि आप सवर्ण हैं, और आप जब इस मुद्दे को उठाते हैं, तो जिस पेज से, जिस माध्यम से ये पूरा मुद्दा उठ रहा है, वहीं पर ये बात आती है कि हमेशा जिनका पेट भरा होता है ना, उन्हीं को खाने के ऊपर ज्ञान देना आता है। जिसका पेट नहीं भरा होता, उसको आपकी फिलॉसफी नहीं चाहिए होती, और
खाना चाहिए होता है। आप सवर्ण समाज से हैं और आप बात कर रहे हैं कि आपके समाज के साथ बुरा हो रहा है, पर जब भी आप कभी अपने ही पेज को भी अगर आप लोग खंगालेंगे, कोई ना कोई आपको ज़रूर ऐसा मिल जाएगा कहने के लिए कि जो लगातार होता आया है। आप कह रहे हैं गवर्नेंस की गलती रही, बिल्कुल गवर्नेंस की गलती रही है कि उन चीज़ों में सुधार नहीं किया गया, लेकिन ये सामाजिक तौर पर भी तो जिम्मेदारी थी ना। आपको भी तो, आपको, हमको, इन सभी को मेंटेन करना चाहिए। गवर्नमेंट लेवल पे तो आपने बता दिया कि हमारी तरफ से ये रिजर्वेशन है और 10 साल बाद 10 साल का ये रिजर्वेशन है, इसको हम जो है रिन्यू करेंगे, क्योंकि तब तक हम मानकर चल रहे हैं कि आपने सब सेटल कर लिया होगा। वो 10 साल करते 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 80 साल हो गए हैं। हम कहाँ जिम्मेदार हैं, आप और मैं कहाँ जिम्मेदार हैं? जब हम रिजर्वेशन की बात करें, इस पॉइंट को बिल्कुल साइड आप कर दीजिए, रिजर्वेशन के लायक नौबत ना आए। वो जो हम जातीय भेदभाव की बात करें, उसके लिए तुम और मैं कैसे जिम्मेदार हैं और कितने जिम्मेदार? शायद हम और आप जिम्मेदार नहीं हैं, शायद ये व्यवस्था उस बात की जिम्मेदार है। द मोमेंट आप किसी को टेकन फॉर ग्रांटेड वाले सिचुएशन में लेके चले जाते हैं, वो इस बात के सिनारियो को ही सोचना बंद कर देता है कि हमारे लिए चीज़ें मुश्किल हो सकती है, कंपटीशन का लेवल मुश्किल हो सकता है। वो इस बात में फील लेना शुरू कर देता है कि कमज़ोर रहने में ही भलाई है, कमज़ोर दिखने में ही भलाई है, कमज़ोर होना ही मजबूत होने का प्रमाण है। इससे बहुत निगेटिव मैसेजिंग होती है। समाज ऐसा समझने लगता है कि पिछड़ा कहते रहो अपने आप को और केवल उसका फायदा उठाते चले जाओ, क्योंकि आपको कंपटीशन बहुत स्लो लेवल पे करना पड़ता है। दूसरा, अपने आप को पिछड़ा कह लेने मात्र से राजनीति भी बहुत अच्छे से सेटिस्फाई हो जाती है। यही रीजंस हैं कि भारत की पॉलिटिक्स की वजह से भारत में पिछड़े समाज का जो रियल पिछड़ा व्यक्ति है उसको रियल मौका ही नहीं मिल पाया। क्या चाहते हैं आप लोग इस आंदोलन से? क्या चाहते हैं? क्या सुधार होने चाहिए? हम इस आंदोलन से ये चाहते हैं कि हम बात कर रहे हैं विकसित भारत बनाने की, तो थोड़ा अब तरीका बदलना पड़ेगा काम करने का। आप एक बात इस चीज को नोटिस करिए कि सरकार कैसे इस बात को सीरियसली ले रही है। आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना होगा इस बार। वो प्रधानमंत्री मोदी जो संसद में खड़े होकर के राष्ट्रपति जी से जब अभिभाषण होता था, राष्ट्रपति जी कह देती थी कि हमारी सरकार गरीबों की, दलितों की, वंचितों की, आदिवासियों की सरकार है, वहां पे अलग तरीके के शब्दावलियों का और प्रयोग नहीं किया जाता था। वो प्रधानमंत्री जेनजी सेंट्रिक भाषण दे करके चले जाते हैं, जातियों का जिक्र तक नहीं करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी भी समझ रहे हैं कि हाँ, अब समय आ गया है कहीं ना कहीं कि दिशा को बदलने की जरूरत है। जेनजीज का भी एक मूवमेंट हुआ, मैं उस पर भी बात करूंगी। बस एक लाइन में उसका जो सारा वो बोल दूं, तो वहां कहीं पे भी जाति को कंसीडर उन लोगों ने नहीं किया। सीधी सीधी एक मांग थी और सीधे सीधे उस मांग को पूरा करने के लिए डिमांड रखा गया। तो मैं वही कह रहा हूं कि हमको अब उससे मूव ऑन करने का समय आ गया है, और अगर हम नहीं करेंगे तो हम ट्रैप में फंसे रह जाएंगे। मैं फिर एक बार एक एग्जांपल दे करके इस पूरे बात को सार तक लेके जाना चाहूंगा। साउथ अफ्रीका में बहुत बुरा हुआ, लेकिन नेल्सन मंडेला जी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि भाई, ब्लैक एंड व्हाइट्स की लड़ाई हमेशा से चली, हमारे साथ गलत हुआ, ये भी सही है, लेकिन किसी मोमेंट पे जाके तो जीरो से फिर से शुरू करना पड़ेगा। अगर हम ये सोचते रहे कि ये मेरे साथ गलत किया है तो फिर हम उसके साथ गलत करेंगे, फिर वो मेरे साथ गलत करेगा, ये लूप चलता रहेगा। अगर किसी समाज के किसी एक तबके को आज ऐसा लगने लगे कि मेरे साथ अब गलत हो रहा है, वो भी संविधान के होते हुए, तो फिर फ्यूचर में चीजें बदलेंगी, फिर खराब होगा। इससे बेटर है इसको एंड करते हैं। हम गलत रहे होंगे तो हम ही माफी मांग लेते हैं, आप गलत रहे होंगे तो आप थोड़ा झुक जाइए, नई शुरुआत करते हैं। ये देश हम लोगों का है, संविधान हम भारत के लोगों से शुरू होता है। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए? नहीं, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक बेसिस पर रिजर्वेशन होना चाहिए, वन फैमिली वन टाइम रिजर्वेशन का प्रावधान होना चाहिए। वो भी अर्थात अगर इसको थोड़ा डिटेल में बस 3 लाइन बताएं तो एक परिवार के एक व्यक्ति को अपने पूरे जीवन काल में आरक्षण केवल एक बार उपयोग करने का मौका मिले। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 10th में भी आरक्षण लेकर के किसी अच्छे स्कूल में जाएंगे, फिर 12th में भी जाएंगे, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, उसके बाद एग्जामिनेशन, उसके बाद चुनाव लड़ने में भी आरक्षण, तो सब आप ही लेते रहेंगे तो आपकी कम्युनिटी के बाकी लोगों को कैसे मिलेगा? क्योंकि देश में संसाधन सीमित है। गांधी जी ने कहा था ना कि पेट भरने के लिए संसाधन है, पेट ही भरने लगोगे तो फिर हमारे पास संसाधनों की कमी हो जाएगी। तो ये अगर गांधी को मानने वाले लोग हैं तो गांधी को तो पूरा देश मानता है। डेफिनेटली हम लोगों को इस पैटर्न पे ही अब आगे बढ़ने की जरूरत है। ठीक है, आपका एक मूवमेंट ऐसा था जो मैं कहूँगी कि हाल फिलहाल के दिनों में दूसरा मूवमेंट है जो इंस्टाग्राम की उपज है। हमने देखा किस तरीके से कॉकरोच शब्द से क्या कहें, दिल पे लगी लोगों की और एक पार्टी बन गई, और ऐसी बन गई कि अब आप जानते हैं वो पूरा तकरीबन 20-22 दिन उनका जंतर मंतर का पूरा सफर रहा। और उसके बाद उसी बीच हमने देखा कि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन भी जो है ये भी गति पकड़ रहा है, और इसका भी एक अच्छा खासा पेज है, बहुत फॉलोवर्स है।
तो पहले तो ये बताइए कि सीजेपी आंदोलन जो हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का, तो आप अपनी उस पर राय बताइए, फिर अगला सवाल मैं पूछूं। देखिए, बहुत स्पष्ट राय उस पर दे देता हूँ। बहुत लोग एक बात बोलने लगे कि अरे अब तो रीलबाजी करने वाले सब आ जाते हैं, ये सब रीलबाजी करके सोच रहे हैं कि हम आंदोलन खड़ा कर देंगे, हमारे जमाने में आंदोलन होता था। ये हर पिछली पीढ़ी को लगता है कि हमारे जमाने में जो होता था वो सबसे बढ़िया होता था, और उसी एक पीढ़ी का हिस्सा हम भी हैं, यानी आपके ही वंशज हैं हम, तो हम भी यही मानते हैं कि हमारे जमाने में जो होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। आपके जमाने में अगर नेता के तौर पे गांधी एग्जिस्ट करते थे, बाबा साहब अम्बेडकर एग्जिस्ट करते थे, और शहीद आजम भगत सिंह एग्जिस्ट करते थे, तो वो भी एज ए जर्नलिस्ट काम किया करते थे। अगर लिख के ही समाज तक मैसेज पहुंचाया जा सकता तो वो लेखनी के माध्यम से पहुंचाते थे। हमारे पास अगर टेक्नोलॉजी मौजूद है कि हम वीडियो डाल के चले। आपके भगत सिंह कौन है? मेरे लिए मेरे भगत सिंह शायद नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। नहीं, इस जनरेशन में मेरे लिए कोई मेरा भगत सिंह नहीं है। हाँ। मेरे लिए तो आपके लीडर्स कौन है? मतलब बिना लीडर के कैसे चलता है? नहीं, मेरा मूवमेंट कौन चलता है कौन नहीं चलता है वो नहीं बता सकते, बट मेरा जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे को अगर कोई लीडर जो इंस्पायर करता है, जो आइडल मेरा है, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। और दूसरा, अगर किसी लीडर को पॉलिटिकल लेवल पे हम कंसिडर करते हैं तो भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर सिंह जी हैं, क्योंकि ये दो वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबसे सीड्स पे जाके उस सीड्स को छोड़ देना स्वीकार किया था। ये खुददार लोग थे जो उस मोमेंट के सबसे बड़े लोगों से भी लड़ने के बाद सेकंड थॉट नहीं लेके आए थे। गांधी को भी क्रॉस चेक करने के लिए वो पीछे नहीं हटे थे, क्योंकि गांधी के सामने झुक जाना बहुत आसान था। झुक जाना भी इतिहास था गांधी के सामने, क्योंकि गांधी इतने बड़े थे। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सही का रास्ता अपने हिसाब से चुना, जिसको इवेंचुअली सबने एक्सेप्ट किया कि वो सही है। तो मेरा मानना है कि आज के लोगों को पिछली पीढ़ी से सीखना चाहिए, आज के लोगों को अपनी पीढ़ी से नहीं सीखना चाहिए, गलत हो जाएगा। और पुरानी पीढ़ी में आप जिसको देखेंगे वो सब सीखने लायक लोग हैं। ठीक है, तो ये बताइए कि ये कहना गलत नहीं होगा कि जितना मोमेंटम सीजेपी ने दिखाया ग्राउंड पे, उतना मोमेंटम आप लोगों को नहीं मिला कहीं? सीजेपी के प्रोटेस्ट में पहले दिन कितने लोग आए थे? गिनती के लोग आए थे। कल उतने आए? उतने? हाँ। उससे कितने ज्यादा आए कल? आपको लग रहा है, मैं यही सवाल जानना चाहती हूँ, आपको लग रहा है कि जो नंबर्स हमको इंस्टाग्राम के पेज पे दिखते हैं, ऐसे मुद्दों पे आपको लग रहा है कि ये तमाम, खासतौर पर जेनजीज की ही हम बात करेंगे क्योंकि उन्हीं की लड़ाई अब आप लड़ रहे हैं आगे के लिए, तो वो एकत्र है इस पूरे मामले में? डेफिनेटली है। अब इस पे ना बिल्कुल सेकंड थॉट प्रोसेस जो जेनजी सोचता है वो मैं आपको बताता हूँ। आप ये सोचते हैं पिछली पीढ़ी के हिसाब से कि आंदोलन का मतलब होता है सड़क पे जब भीड़ आ जाए, तोड़ फोड़ दे, संसद के ऊपर कब्जा कर ले, उसको आंदोलन कहते हैं। बिल्कुल नहीं कहते हैं, वो पुराने जमाने में कहते होंगे। ये जेनजियों का आंदोलन है, मैसेज पहुंचाना ही है ना। मतलब मेरे को सरकार से मांग करना है तो इवेंचुअली क्या होना चाहिए? सरकार तक मैसेज पहुंचना चाहिए। जब हम सोशल मीडिया पे इतनी बड़ी भीड़ लेके एक दिन में प्रधानमंत्री को मैसेज पहुंचा सकते हैं, जब प्रधानमंत्री मजबूर होकर इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, तो ये आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन का सफलता नहीं है, ये देखने का व्यू पॉइंट है। वही मैं कह रही हूँ कि इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जिस तरीके का अट्रैक्शन, अगर मैं कहूँ आम भाषा में, तो वो जो सीजेपी को देखने को मिला, उनके आंदोलन को देखने को मिला, और आपको लगता है कि ये रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन में भी वो, मतलब उसमें वो बात है कि उस लेवल तक पहुंच जाएगा? उससे कई गुना बड़ा बन जाएगा, आपको लगता है? उस केवल लगता नहीं है, विश्वास है। उसका रीजन है, हर जैसे आपकी टारगेट ऑडियंस होती है, मतलब इंस्टाग्राम के भाषा में हम बात कर रहे हैं, ये आपकी टारगेट ऑडियंस होती है, तो आपको पता है कि ये अगर आम भाषा में बिल्कुल कह दें कि हमारा औकात कितना है, हमको पता होता है कि हाँ भाई इससे ज्यादा व्यूज इस चीज पे नहीं आ सकता है, चाहे आप कुछ भी कर लेंगे। ऑडियंस ही नहीं है उस चीज की। 20 ही लाख लोग थे जो लोग सीधे प्रभावित थे उस मुद्दे से जो सीजेपी उठा रही थी, वो नीट वाला जो मामला था। लेकिन जो लोग इस मामले से प्रभावित हैं उनकी संख्या लगभग इस देश में 30-35 करोड़ के आसपास लाई करती होगी, अगर आप इस बात का दावा करना शुरू कर दें कि ये सिर्फ सवर्णों का आंदोलन है। ठीक है, वैसी स्थिति में 30-35 करोड़ होंगे। और अगर आप इस बात का दावा करना शुरू कर दें कि नहीं भाई, अगर इस देश के टॉप टीयर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब इस बात से एग्री करेंगे कि जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है उसको मेन स्ट्रीम में आने का मौका मिलना चाहिए। लोग तो अग्री कर रहे हैं आदित्य, बात तो लोग आप कह रहे हैं कि लोग अग्री कर रहे हैं, लेकिन जब आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को देखिए, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आपकी इन बातों को सपोर्ट करती हुई आपको नजर आ रही है? यही रोकेंगे। कोई आ रही है? यही रोकेंगे आपको। पहली बात ये कि पिछला वाला जो आंदोलन था सीजेपी का, वो एक इम्पल्स पे शुरू हुआ आंदोलन था। जैसे जब आप रिएक्शनरी मोड में चले जाते हैं तो वहां पे भीड़ सडनली इकट्ठा हो जाती है। जैसे आपको कोई धमकी वमकी दे दे या कुछ बुरा बोल दे, आप सडनली रिएक्ट कर जाते हैं, 4 लोग ले आते हैं। ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव नोट पे शुरू हुआ आंदोलन है। इसको पहले मूवमेंट बनाया गया है, घर घर पहुंच के मैसेजिंग की गई है, तरीके जो रहे हों, लोगों को उसके बाद लाया गया और सब लोग एग्री कर रहे थे कि हाँ हम आएंगे, और इतनी बड़ी संख्या में पहले दिन आए। सीजेपी का मूवमेंट बहुत ज्यादा इंपल्स पे ऊपर गया, लेकिन इतने लोग कभी आए नहीं।
पर सीजेपी को जिस तरह के, मैं फिर वही बात कर रही हूँ क्योंकि जो आप और मैं हाँ, उसका आंसर हम दे देते हैं, हम उसका आंसर दे देते हैं। संसद से ही बदलेंगे ना, ठीक है। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको लग रहा है कि आप लोगों के साथ अलाइन है, विपक्ष हो पक्ष हो, कोई भी लग रहा है अभी आपको फिलहाल आज के डेट में? द मोमेंट ये आंदोलन शुरू हुआ है, कोई अगर अलाइन नहीं था तभी तो आंदोलन करने की जरूरत पड़ी है। हाँ। और कौन इस बात के लिए अलाइन था पहले ही दिन से कि भाई आइए और सरकार से इस्तीफा ले लीजिए? चूंकि वो राजनीतिक मुद्दा था तो विपक्ष का आना स्वाभाविक हो जाता है। हाँ। कोई लॉजिक नहीं था उस बात में। हाँ। हम इस बात का विश्वास रखते हैं कि वक्त के साथ अपने आप में संगठन बन जाते हैं, संगठनों की मांगे बदल जाती हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राजनाथ सिंह कह दिया करते थे कि ये एनडीए की सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते, जब दबाव बना तो इस्तीफे होने शुरू हो गए ना। तो उसी सरकार में 1 महीने बाद एक आंदोलन हो रहा है। वही सरकार में वही राजनाथ सिंह ये भी तो कहा करते थे कि किसी ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया है कि आकर के आरक्षण के ऊपर बात भी कर दे मोदी जी की सरकार के रहते। बात होना शुरू हो गई और उनको भी पता है कि दूध मुँहे बच्चों ने इस्तीफा ले लिया है, जिनको वो बच्चे कहते हैं। तो भाई वक्त बदल रहा है, धीरे धीरे ट्रांजिशन के फेज में जा चुका है। आप विश्वास रखिए, विश्वास रखिए दोनों पार्टियों को। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि ये तो आपने बात बताई, वो सत्ता पे है तो उनके लिए तो आपके विचार हमने जाने, पर विपक्ष आपके सपोर्ट में है वही, क्योंकि ये सारी बातें जितनी आप सड़क पे कर ले, फाइनल रिजल्ट तो संसद से ही होने होते हैं। तो विपक्ष में अभी तक आपको, अभी मैं आंदोलन के तौर पर पूरी बात कर रही हूँ, किसी ने सपोर्ट किया है या आपको लगता है कि अलाइन होंगे लोग आपके विचारों के साथ? क्योंकि मुझे याद नहीं आता कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में। मैं 2 बातें बोलूंगा। हाँ। या तो वो अलाइन होंगे, हाँ, या तो नया अलाइनमेंट खड़ा हो जाएगा। पॉलिटिक्स में ऐसे ही होता है। जिस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी विपक्ष कमजोर नजर आता था, लगता था ये तो स्कैटर्ड चीजें हैं, बट नए विकल्प खड़े हो गए, नया जयप्रकाश नारायण जन्म ले लिया। यही होगा इस बार भी। आप लोगों को कोई दिक्कत होगी कि अगर जैसे आप लोग का आंदोलन अभी तो खैर 1 ही दिन हुआ है, अगर ये आंदोलन अभी और मैं कहूँ कि जिसको आप कह रहे हैं कि जमीन पर, इंस्टा के पेज पे नहीं, जब वो जमीन पे आए तो आप लोगों की कोई धारणा है कि आप लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज को आप इनवाइट करेंगे या अगर कोई खुद आना चाहे, क्या उस बारे में क्या सोचा है? ये आंदोलन समाज का है और पॉलिटिकल पार्टी में किसी विदेश का आदमी नहीं रहता है। मेरा अगर व्यक्तिगत राय लिया जाए, मैंने फिर आपको कहा है कि मैं एक समर्थक हूँ, मैं समर्थक के नाते बोल रहा हूँ। इसके जो लीडर्स हैं उनके अपने व्यू पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन मेरे अपना व्यू पॉइंट है। व्यू पॉइंट बहुत सिंपल है कि जो लोग किसी भी दल में हैं वो हैं तो समाज का ही ना, वो हैं तो भारत के ही नागरिक ना। अगर भारत के नागरिक हैं, समाज के हिस्से हैं, तो समाज के हिस्से के तौर पे आ सकते हैं। नहीं, समाज के हिस्से के तौर पे तो नहीं आते हैं राजनेता, लेकिन ना वो तो पार्टी के तौर पे ही आते हैं। ठीक है, तो पार्टी के तौर पे मैं बड़े साफ शब्दों में कि तमाम अगर वो ही आ ही गए तो बचेगा क्या? विकास दिव्यकीर्ति सर हमेशा कहते रहते हैं कि अगर वो पूछ लें हमसे कि किस बात का गम है, फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ लें हमसे। हाँ, तो बस पूरी बात वही है कि अगर वो पूछ लें हमसे कि प्रॉब्लम क्या है, फिर प्रॉब्लम क्या है अगर वो पूछ लें हमसे। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो सत्ता से ही है कि नहीं, बिल्कुल कहीं से भी नहीं है मैम, सत्ता से तो प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ। मैंने प्रधानमंत्री जी के साथ काम किया है और मेरे को पता है प्रधानमंत्री जी किस तरह के व्यक्ति हैं। भले राजनीतिक टीका टिप्पणी अपनी जगह है, मुझे इस बात का पूरा भरोसा रहता है कि उनके गवर्नेंस पे आप भले क्वेश्चन कर लीजिए, उस व्यक्ति पे सवाल नहीं हो सकता है, उनकी ईमानदारी पे सवाल नहीं हो सकता। और मेरा ये भी मानना है कि भले राजनीतिक दबाव कितना भी हो जाए नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति पे, लेकिन अगर उस व्यक्ति के पास संवाद सही माध्यम से पहुंचेगा तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन निकाल ही लेगा। वो व्यक्ति हैं जिनको जब ये लगा कि नहीं भाई जाति की राजनीति कौन नहीं करना चाहता है, प्रधानमंत्री मोदी भी करना चाहते होंगे, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन अपने तमाम राजनीतिक फायदों को ताक पे रखते हुए ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन इसी आदमी ने ही इस देश में दिया है। तो जो आदमी ईडब्ल्यूएस के बारे में विचार किया होगा वही तो दे सकता है, तो वो उसके विचार आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? बड़ा नेता बनना चाहते हैं क्या? बड़ा घुमा के आप जवाब देते हैं। नहीं, नेता बनना चाहते हैं का सवाल ही नहीं है। हम नेता बनेगा आपने कहा, नहीं, हमने तो कहा ना, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमें 1 लाख यंग लीडर्स पैदा करने हैं, तो आप उनमें से एक हैं। हम उस मंच पे खड़े होकर के उस बात को अपना शब्द दे रहे थे। अच्छा, ठीक है, तो मैं आप मान रहे हैं कि यंग लीडर्स में आप है, तो मैं मतलब मेरा आपको यंग लीडर या नेता कहने से तात्पर्य बस इतना है कि मुझे ये बताइए सीधा आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी अगर आपके मंच पर आती हैं, पहले तो आपको उम्मीद है कि आएंगी आपके मंच? पहली बात तो मैं एक बात बता देता हूँ, मंच पे आने का सवाल जहां तक है, मैं अभी खुद मंच पे नहीं हूँ। हाँ। आप किसे बतौर समर्थक ही मैं जानना, मैं वही समर्थक के तौर पे कह रहा हूँ। लेकिन अब आप मुझे बस एक छोटा सा सिंपल जवाब आपके दर्शक भी दें कि मैं कुछ लोगों से लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ और वही लोग बोले कि तुम बहुत सही कह रहे हो यार, हम तुम्हारी बात से एग्री करते हैं, फिर लड़ाई रहा कहाँ? तो लड़ाई अगर वो मंच पे आ ही गए तो फिर तो हम इस बात का स्वागत ही करेंगे ना कि वो मंच पे आ गए।
हम इस बात के लिए खुले तौर पे पहले दिन से तैयार हैं। हाँ। अगर मंच की किसी भी तरीके की जिम्मेदारी मेरी है तो मैं इस बात पे अग्री करता हूं कि इस देश की राजनीतिक दलों को उस मंच पे आना चाहिए। हो सकता है उन लोगों का डिसएग्रीमेंट भी हो हमारे साथ। हाँ। मैं इस तरह का राजनीतिक विचार रखने वाला व्यक्ति हूँ कि वो मानते हैं कि नहीं भाई ये नहीं हो सकता, इसका ये तर्क है। हाँ। तर्क सुनने में प्रॉब्लम क्या है? वो हमारा सुन रहे हैं अपना राजनीतिक हित देख कर छोड़ करके, हम भी उनका सुन सकते हैं। मानना ना मानना बात की चीज है। आंदोलन उनका तो है नहीं, आंदोलन तो हमारा है। उसके बाद भी आंदोलन चलता रहेगा अगर वो डिसएग्री कर जाएंगे तो। लेकिन हम संवाद के लिए खुले हैं। लंबा चलेगा आंदोलन लगता है आपको? आंदोलन अंजाम तक चलेगा। अंजाम तक चलेगा। और अंजाम है इस देश में वो सुधार जिससे प्रधानमंत्री जी का सपना विकसित भारत है 2047 पूरा हो पाएगा। ठीक है। मैंने सुना है थोड़ा पोएम वेम पढ़ने की भी, कविताएं पढ़ने की भी शौकीन है आप? कुछ जाते जाते जरूर सुनाइए दर्शकों को, जो भी आपको पसंद हो, आपकी कोई पसंदीदा कविता। घर बनाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। घर बनाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। और लाख तलवारें झुकी आती हों गर्दन की तरफ, अब सर झुकाना नहीं आता तो फिर झुकाएं कैसे। चलिए, तो ये आदित्य राज सिंह हमारे साथ। आप इनको इंस्टाग्राम में तो हर रोज़ देख ही रहे हैं। हमारी कोशिश थी कि आपको इनके पर्सपेक्टिव से भी रूबरू कराएं कि ये क्या सोचते हैं। जेंजी हैं, जेंजियों का ज़माना है, और ये क्या सोचते हैं रिजर्वेशन पे अपनी बेबाक राय रखते हुए। और ऐसे में ये एक आंदोलन है जो ये कह रहे हैं कि जब तक अंजाम पर नहीं पहुंचेगा तब तक चलता रहेगा।